सोचिए एक ऐसा केस जिसमें क्रिमिनल आपके सामने हो पर आप उसको सजा नहीं दे सकते। प्रूफ है, एविडेंस है, तो किसी काम के नहीं। वेलकम टू द वर्ल्ड फ्लैग एंड यू वाचिंग बॉम्बे केस। कहानी शुरू होती है दिल्ली के दरियागंज से। इस इलाके में चंद्रभान कुमार दुआ ने एक जूस की शॉप खोली। उस शॉप पर उनका बेटा गुलशन कुमार दुआ भी आके बैठता था। 1970s में पूरी इंडिया में कैसेट्स बहुत पॉपुलर हुए। गुलशन कुमार ने अपने डैड को आइडिया दिया कि अपन कैसेट की शॉप खोल लेते हैं। बस फिर क्या था, कैसेट की शॉप खुल गई। नाम रखा गया टी सीरीज। अब मार्केट में कैसेट जहां 30 या 40 रुपए में मिलता था, टी सीरीज का कैसेट सिर्फ 10 या 15 रुपए में अवेलेबल था। लोगों को कैसेट सस्ते में मिल रहे थे तो वो इसी दुकान से कैसेट लेने लगे। इस दुकान में कैसेट रिपेयर भी होते थे, वापस भरे भी जाते थे और रेंट पे भी दिए जाते थे। बिजनेस चल गया और गुलशन कुमार को बहुत प्रॉफिट हुआ। इतना प्रॉफिट कि गुलशन कुमार ने सोचा कि क्यों ना खुद की कैसेट कंपनी खोल ली जाए। उन्होंने आसपास के रिकॉर्डिंग वालों और सिंगर्स को बुलाया। ये सिंगर्स पॉपुलर नहीं थे, लोकल थे, ऑर्केस्ट्रा बैंड वगैरह में गाने वाले। उनसे रिकॉर्डिंग करवाई और कैसेट को सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि लोकल आर्टिस्ट पॉपुलर होना शुरू हो गए। बिजनेस इतना अच्छा चला कि गुलशन कुमार ने नोएडा में एक और कंपनी लॉन्च कर दी। इसका नाम रखा सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज। अब टी सीरीज ब्रांड बन गया और टी सीरीज के सिंगर्स के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी काम देना शुरू कर दिया। 1987-88 में कंपनी ने अपना पहला एल्बम लॉन्च किया। गुलशन कुमार का एक रूल था, वो जिसके साथ एक बार काम कर लेते थे दोबारा उसके साथ काम नहीं करते थे। एक्चुअली वो यंग टैलेंट को प्रमोट करते थे। उन्होंने काम दिया म्यूजिक डायरेक्टर्स दुओ नदीम श्रवण को। दोनों की जोड़ी बहुत पॉपुलर हुई। हालांकि टी सीरीज और गुलशन कुमार को पहला मेजर ब्रेक थ्रू मिला 1990s में, जब टी सीरीज म्यूजिक की फिल्म आशिकी रिलीज हुई। फिल्म के म्यूजिक ने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नदीम श्रवण रातों रात सुपरहिट म्यूजिक डायरेक्टर्स बन गए और ऐसा कॉन्सेप्ट चलने लगा कि अगर आपकी फिल्म में नदीम श्रवण का म्यूजिक है तो आपकी फिल्म आधी हिट तो वैसे ही होगी। टी सीरीज को केवल आशिकी फिल्म के म्यूजिक से कई सालों तक प्रॉफिट हुआ और इतने कैसेट बिके कि डिमांड पूरी करना मुश्किल पड़ गया। 1995 तक इंडिया के म्यूजिक इंडस्ट्री के 65% मार्केट पर टी सीरीज म्यूजिक का कब्जा हो चुका था। सारे एक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, सिंगर्स, कंपोजर्स सब टी सीरीज के साथ ही काम करना चाहते थे। टी सीरीज ने कुछ बहुत अच्छे सिंगर्स दिए इंडिया को, जैसे अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, कुमार शानू, उदित नारायण। 1996 में नदीम श्रवण की जोड़ी ने एक एल्बम बनाई जिसका नाम था हाय जिंदगी। इस एल्बम में नदीम ने कुछ सॉन्ग्स खुद गाए। नदीम ने गुलशन कुमार से कहा कि उसके गाने टी सीरीज प्रमोट करे, पर टी सीरीज की पॉलिसी थी कि बार बार एक आर्टिस्ट के साथ काम नहीं किया जाएगा। पर नदीम ने इंसिस्ट किया। गुलशन कुमार ने नदीम के गाए हुए सॉन्ग सुने और उन्हें आवाज अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा नदीम म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा है पर सिंगर अच्छा नहीं है और वो उसके गाने प्रमोट नहीं करेंगे। हालांकि पुरानी जान पहचान के चलते उन्होंने इस एल्बम के कुछ गाने प्रमोट कर दिए जिन्हें नदीम ने नहीं गाया था। नदीम इस बात से चिढ़ गया। उसको लगा कि गुलशन कुमार उसका करियर खत्म करना चाहते हैं और यहां से शुरू होती है एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी। नदीम के रिलेशंस अंडरवर्ल्ड से थे। नदीम ने अबू सलेम से गुलशन कुमार की शिकायत करी। अबू सलेम उस टाइम दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था, जो आज भी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर या टेररिस्ट है। अबू सलेम ने गुलशन कुमार को कॉल किया और फिरौती मांगी। गुलशन कुमार ने मना करा, पर उनको पता था कि अंडरवर्ल्ड से दुश्मनी नहीं की जा सकती और लगभग 3 करोड़ रुपए उन्होंने अंडरवर्ल्ड को दे दिए। अब नदीम को लगा कि यार ये तो बच गया। नदीम को बदला तो लेना ही था, तो नदीम ने फिर अबू सलेम को कुछ महीने बाद कॉल किया और कहा कि भाई वो मान नहीं रहा है और मेरा करियर खत्म करना चाहता है। वजह ये थी कि मार्केट में टी सीरीज का शेयर बढ़ता ही जा रहा था और नदीम को कोई भी काम इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि सबको चाहिए था टी सीरीज बैनर का म्यूजिक और नदीम टी सीरीज वापस नहीं जा सकता था। 5 अगस्त 1997 को अबू सलेम ने फिर से गुलशन कुमार को कॉल किया और बोला कि 10 करोड़ रुपए भिजवाओ और नदीम के एल्बम को प्रमोट करो। नदीम जिस मूवी में म्यूजिक दे रहा है उस मूवी के राइट्स तुम खरीदो। गुलशन कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। परेशान हुए लेकिन बात को टाल दिया। इसके बाद 8 अगस्त को अबू सलेम ने फिर से गुलशन कुमार को कॉल किया और बोला कि ना तूने पैसे भिजवाए, ना नदीम का स्टेटस क्लियर किया और ना तो पुलिस के पास किया, मतलब तू हमको सीरियसली नहीं ले रहा है। जिस टाइम में कॉल आया तब गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार भी उनके साथ थे। गुलशन कुमार ने तब अबू सलेम से कहा कि मैं ऑलरेडी पैसा दे चुका हूं, अब नहीं दे सकता। नदीम की आवाज में दम नहीं है, मैं उसको प्रमोट नहीं करूंगा। और कहा जाता है कि गुलशन कुमार ने आगे ये भी कह दिया
कि तुमको पैसा देने से अच्छा है मैं वैष्णो देवी के मंदिर में पैसा दान कर दूं। इस पे अबू सलेम ने कहा कि आगे जो कुछ भी होगा इसके लिए अब तुम खुद जिम्मेदार होगे, और फोन काट दिया। गुलशन कुमार के भाई ने कहा कि पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं, पर इस पर गुलशन कुमार ने कहा कि नहीं, अंडरवर्ल्ड से सीधी दुश्मनी सही नहीं है, और उन्होंने उस कॉल को भी अवॉइड कर दिया। 12 अगस्त 1997 सुबह 10:10 गुलशन कुमार मंदिर जाने के लिए निकले। मंदिर में लगभग 40 मिनट पूजा करी और जैसे ही मंदिर से बाहर आए 3 लोग आके उनके सामने खड़े हो गए। इनमें से एक ने गन निकाली और गुलशन कुमार के माथे पर तानी और बोला, पूजा बहुत हो गई, अब ऊपर जाके पूजा करना। और गुलशन कुमार को एक के बाद एक 16 गोलियां मारी। गुलशन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। गुलशन कुमार के भाई विटनेस बने और उन्होंने बताया कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से कॉल्स आ रहे थे। इन कॉल्स में नदीम के एल्बम प्रमोट करने की बात कही गई थी। पुलिस सीधा नदीम के ठिकाने पे पहुंचती है, जहां पुलिस को यह पता चलता है कि नदीम दुबई से होता हुआ लंदन भाग गया। 16 अगस्त 1997 को पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये दोनों दाऊद की गैंग के थे और इनके नाम थे जावेद और रफीक। रफीक को जब पुलिस ने इंटेरोगेट किया तो उसने बताया कि दरअसल गुलशन कुमार को मारने की प्लानिंग मई 1997 में दुबई में की गई। एक मीटिंग हुई थी जिसमें दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम, अबू सलीम, अयूब नाम का एक गैंगस्टर और नदीम, ये चारों शामिल हुए थे। इस मीटिंग में यह डिसाइड हुआ था कि गुलशन कुमार को मारना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और होटल कारोबारी अली शेख को गिरफ्तार किया जाता है। अली शेख बताता है कि जून 1997 में नदीम ने दाऊद के लिए दुबई में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी। उस पार्टी में बहुत सारे स्टार शामिल हुए थे, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, पूजा भट्ट, दीप्ति भटनागर, बोनी कपूर, आदित्य पांचोली, मिलिंद सोमन, मलाइका अरोड़ा, रक्षंदा खान, दीपक तिजोरी, साजिद खान और अतुल अग्निहोत्री। इस पार्टी में इन स्टार्स ने फ्री में दाऊद और उसके लोगों का एंटरटेनमेंट किया था। कहा यह भी जाता है कि नदीम की इस पार्टी का मकसद दरअसल दाऊद को खुश करना और उसको गुलशन कुमार के मर्डर के लिए मनाना था। जो भी स्टार्स इस पार्टी में गए थे उन्हें इस बात का पता नहीं था कि नदीम ऐसा कुछ सोच रहा है। ये बात पता चलने के बाद इन सभी स्टार्स से पुलिस ने सवाल जवाब किए। 17 सितंबर 1997 को लंदन की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने नदीम को पकड़ा। नदीम उसी दिन बेल पर बाहर आ गया। ईयर 2000 में इंडिया ने लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स कोर्ट में नदीम को इंडिया एक्स्ट्राडिट करने के लिए अपील करी, पर नदीम ने इसके अगेंस्ट में केस जीत लिया। नदीम को इंडिया लाना इम्पॉसिबल हो गया था, पर बॉम्बे की क्राइम ब्रांच ने सीबीआई के थ्रू लंदन के क्वींस कोर्ट में अपील करी। अपील बार बार हो रही थी तो यूके के हाईएस्ट कोर्ट ने इंडिया पर फाइन लगा दिया, ये कहकर कि आप एक शरीफ आदमी को परेशान कर रहे हैं जो कि अब यूके का सिटीजन है। इसके बाद पुलिस ने के बलसारा को अरेस्ट किया। के बलसारा ने बताया कि गुलशन कुमार के शूटर्स तक पैसे उसने और आरिफ लकड़वाला ने पहुंचाए थे, और जब वो पैसे जुहू से कलेक्ट करने गए तब 2 लोगों ने उन्हें 2.5 करोड़ रुपए दिए। के बलसारा ने बताया कि उस दिन वो 2.5 करोड़ रुपए देने कोई और नहीं बल्कि नदीम और रमेश तौरानी आए थे। रमेश तौरानी टिप्स कंपनी के मालिक थे और आज भी हैं। गुलशन कुमार की टी सीरीज के प्रॉफिट से सबसे ज्यादा लॉस टिप्स और एचएमबी जैसी कंपनीज को हुआ था। अक्टूबर 1997 में पुलिस ने रमेश तौरानी को अरेस्ट किया। अब यहां से स्टोरी जाती है कैलकाटा। 2001 में कैलकाटा पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट किया जिसका नाम था अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट। ये वही शख्स था जिसने आगे बढ़कर गुलशन कुमार को गोली मारी थी। अब्दुल रऊफ ने पुलिस को बताया कि उसको 25 लाख रुपए रमेश तौरानी ने दिए थे गुलशन कुमार के मर्डर के लिए। इस बीच एक ट्विस्ट आया। के बलसारा की सस्पिशियस कंडीशंस में मौत हो गई और उसकी डेड बॉडी पुलिस हेडक्वार्टर के टॉयलेट में मिली। पुलिस ने बताया कि बलसारा को हार्ट अटैक हुआ था, पर बलसारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई। कहा जाता है कि बलसारा वो लास्ट विटनेस था जो प्रूव कर सकता था कि रमेश तौरानी कल्प्रिट है। रमेश तौरानी को लैक ऑफ एविडेंस के बेसिस पे छोड़ दिया गया, बल्कि बाइज्जत बरी किया गया। टोटल 26 लोगों को इस केस में आरोपी बनाया गया, पर सजा केवल एक को हुई, अब्दुल रऊफ, वो भी आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बाकी सब लोग लैक ऑफ एविडेंस के बेसिस पे छूट गए। केस धीरे धीरे कमजोर पड़ गया, पर एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला 2005 में, जब अबू सलेम को पोर्टुगल पुलिस ने पकड़ा और उसको पोर्टुगल से इंडिया लाया गया। अब यही आता है वो पॉइंट जो आज तक समझ में नहीं आया। जब पोर्टुगल गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से पूछा कि आपको अबू सलेम क्यों चाहिए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा अबू सलेम पर बॉम्बे 1993 ब्लास्ट के चार्जेस हैं। पर ये इंक्लूड करना भूल गए कि अबू सलेम मेन कॉन्स्पिरेटर था गुलशन कुमार केस में। एक्स्ट्राडिशन रूल्स तुरंत फ्रेम हो गए और रूल्स के अकॉर्डिंग
अबू सलेम पर सिर्फ 93 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट का केस चल सकता है। सोचिए, गुलशन कुमार के मर्डर का केस उस पर कभी नहीं चल सकता। आज भी अबू सलेम इंडिया की कैद में है और उस पर गुलशन कुमार के मर्डर का केस नहीं चलता है। किलर कॉन्स्पिरेटर आपके सामने है, बट यू जस्ट कांट डू एनीथिंग। गुलशन कुमार की डेथ का केस आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। जिस केस में आरोपी को सजा ही नहीं हुई, वो सॉल्व कैसे हो सकता है? गुलशन कुमार के नाम से आज भी वैष्णो देवी में टी सीरीज मुफ्त लंगर चलाती है। गुलशन कुमार बहुत दान करते थे और बहुत ही धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे। कहा जाता है उन्हें इसलिए भी मारा गया क्योंकि कुछ लोगों से उनका ये भक्ति भाव, उनकी ये पूजा भजन अच्छे नहीं लग रहे थे। एक बार शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे ने कहा था कि वो गुलशन कुमार के मर्डर में इन्वॉल्व लोगों को जानते हैं जो कि इसी इंडस्ट्री के हैं, पर उन्होंने कभी भी नाम रिवील नहीं करे। नदीम आज भी गिरफ्त से बाहर है और दुबई में परफ्यूम्स का बिजनेस करता है। अबू सलीम इंडिया की जेल में है पर उस पर केस नहीं चल सकता। 2017 से ये बात चल रही है कि गुलशन कुमार पर मूवी बनेगी। मूवी का पोस्टर भी आउट हुआ, पर अक्षय कुमार ने एंड टाइम पर ये मूवी करने से मना कर दिया। 2018 से ये फिल्म कभी इसके पास कभी उसके पास जा रही है। सवाल ये कि क्या ये सब अंडरवर्ल्ड के डर से हो रहा है, क्योंकि जो भी ये फिल्म बनाएगा उसको सच तो दिखाना पड़ेगा। सवाल ये कि के बलसारा की मौत कैसे हुई? अगर हार्ट अटैक था तो रिपोर्ट कहाँ है? सवाल ये कि 26 लोगों को आरोपी बनाया गया और सजा केवल एक को दी। सवाल ये कि अबू सलेम को एक्स्ट्राडिट करते टाइम ये क्यों याद नहीं रखा गया कि रिपोर्ट में ये भी लिखा जाए कि उस पर गुलशन कुमार की हत्या का भी आरोप है। ये बात भूल गए, किसी ने भुला दी। बाल ठाकरे किन लोगों की बात कर रहे थे? कौन थे इंडस्ट्री के वो लोग जो गुलशन कुमार को मारना चाहते थे? अगर नदीम की इमेज इतनी क्लीन थी तो वो वापस इंडिया क्यों नहीं आया? अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ा भी अवेयर किया हो तो इसको शेयर करें और चैनल को फॉलो कर लें। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपसे फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। स्टे ट्यून्ड टू द वेलकम फ्लैग।